Namaskar students, welcome back to the another lecture. So in last lecture we have learned how to calculate magnetic field due to a solenoid and due to a toroid. So we have learned that in case of solenoid the magnetic field outside of the solenoid is equal to 0 and inside, so that was equal to mu 0 Ni, and remember the direction of magnetic field is always along the axis of the solenoid or along the axis of the cylindrical solenoid. Okay, but in case of toroid what we have learned, that if you just combine the cross sectional points of the cross sectional end point of the solenoid, then that will become in a circular shape, that will become toroid. Obviously the magnetic field was in case of solenoid it was along the axial direction. Obviously in case of toroid magnetic field will be now in tangential direction, mean it will be in azimuthal direction. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब फाई डायरेक्शन में एजिमुथल डायरेक्शन में मूव करेगी. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रखा था, हम लोगों ने कर रखा था. और हम लोगों ने एक चीज़ ये डिफरेंस पाया था कि इन केस ऑफ टोराइड जो नंबर ऑफ टर्न्स लिया गया था, इन केस ऑफ सोलोनाइड इट वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट इन केस ऑफ टोराइड दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस करंट के इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर फ्लोइंग ओवर द एक्स वाई प्लेन. So this is problem of Griffith. Okay, that was also I have taken from Griffith. So क्या प्रॉब्लम बोल रहा है कि by applying the Ampere's law हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, किसी पॉइंट पे जेड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस पे फ्लो हो रहा है करंट, दैट इज सरफेस करंट के इज गिवन, दैट इज के यूनिट वेक्टर के एक्स यूनिट वेक्टर. मतलब करंट जो सरफेस करंट फ्लो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सरफेस पे, और जो सरफेस है आपका वो एक्स वाई प्लेन में फैला हुआ है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो हमने यहाँ पे ये फिगर बनाया है. तो ये मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. ओके, सो व्हाट it is given in the problem that surface current k is into the direction of x unit vector, means current is flowing in x unit vector, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सरफेस पे. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा या समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा. ठीक है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि तभी हम मतलब बायो एम्पियर्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तब हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज हो. क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बी डॉट डी एल लेना होगा, तो बी और डी एल के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड जानकारी होना जरूरी है. ठीक है, तो अगर बायो सेवर्ट लॉ से अगर देखें तो हमें बायो सेवर्ट लॉ ड्यू टू ए सरफेस करंट हमें पता है बी आर इजिकल टू म्यू 0.4 पाई इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी ए प्राइम. ओके, जहाँ पे के जो है के और डी ए वाज द फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज एक्स वाई जेड कहीं पॉइंट है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इफ यू सी मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ, दैट इज द के डायरेक्शन एंड द आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, और जो सरफेस करंट फ्लो रहा है एरिया वेक्टर और सरफेस करंट वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस प्रॉब्लम में. ठीक है, दैट दिस बायो सेवर्ट लॉ एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन टेल्स अबाउट दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ठीक है, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, और ये पूरा सीट जो है प्लेन सीट यूनिफॉर्म करंट सीट ये किस डायरेक्शन में फ्लो फैला हुआ है, किस प्लेन में, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन में फैला हुआ है. अगर ये एक्स वाई प्लेन में फैला हुआ तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऑब्वियसली एरिया वेक्टर इसका जेड डायरेक्शन में होगा, जेड यूनिट वेक्टर होगा. इसका मतलब जो आर यूनिट वेक्टर है दिस इज बेसिकली है जेड यूनिट वेक्टर, और ये जो के है दैट इज एक्स यूनिट वेक्टर. अगर बी का डायरेक्शन निकालें तो बी विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ जेड यूनिट वेक्टर. तो एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ जेड यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा, दैट विल गिव इन ए
वाई यूनिट वेक्टर ना, माइनस वाई यूनिट वेक्टर, इसका मतलब वो माइनस वाई डायरेक्शन में कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये मिलेगा ना, ठीक है, ये मिलेगा। या वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है कहीं वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लोज लूप एम्पिरियल लूप बनाते हैं। एम्पिरियल लूप इस तरीके से बनाते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है, हाफ पार्ट इसका सरफेस के ऊपर रहे, वो हाफ पार्ट सरफेस के नीचे रहे, ठीक है। हमने एक लूप बनाया ABCD लूप बनाया, जिसमें ये हाफ पार्ट सरफेस के नीचे, हाफ पार्ट सरफेस के ऊपर है, और ये एम्पिरियल लूप हमने बना दिया, ठीक है। और इसका लेंथ हमने मान लिया, मान लेते हैं जो रेक्टेंगल हमने शेप बनाया, ये स्क्वायर हमने शेप बनाया, इसका ए लेंथ है, ठीक है। अब अगर एम्पियर लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस केस में, अगर एम्पियर लॉ अप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, सो दैट विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ B.dl विल बी इक्वल टू μ0 I इनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल अगर हम देखें, लाइन इंटीग्रल कहाँ देखें क्लोज पाथ का, तो दैट इज स्टार्ट लेटर से A to B, A, सो दिस विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, इसको A से B ब्रेक कर सकते हैं, B से C ब्रेक कर सकते हैं, C से D में ब्रेक कर सकते हैं, D से A में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने सोलेनॉइड केस में किया था, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर देखें तो हमने लिखा है A to B, B.dl प्लस B to C, B.dl प्लस C to D, सॉरी यहाँ पे C to D होना चाहिए, B.dl प्लस D to A, B.dl इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज्ड, ठीक है, ये होगा ना। अब अगर इसको एनालाइज करें तो B.dl है, तो यहाँ पे अगर देखें तो लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर वाई डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे देखें, अगर करें लेट अस से इफ यू गो फॉर दिस करेंट, सो दिस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यही होगा। तो अगर हम लोग A to B जाएँ तो DL इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है या माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। फॉर AB केस B एंड DL विल बी परपेंडिकुलर, और सिमिलरली फॉर C एंड D केस B एंड DL विल बी परपेंडिकुलर। ओनली फॉर द केस ऑफ लाइन इंटीग्रल फ्रॉम B to C, मैग्नेटिक फील्ड B और DL सेम डायरेक्शन में होंगे, और सिमिलरली लाइन इंटीग्रल फॉर A to B, मैग्नेटिक फील्ड B और DL सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये मिलेगा। तो अगर हम करें तो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर हम देखें तो यही हमने किया है। तो हियर आई हैव डन सेम थिंग, तो आई हैव एक्सप्लेन क्लियरली। तो ऑब्वियसली तो व्हाट विल गेट, दैट इज द लाइन इंटीग्रल फॉर B to C, B.dl विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू B लाइन इंटीग्रल D to A, दैट इज B to DL। अदर टर्म, ये दोनों टर्म हमारा C to D और A to B जीरो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, दैट इज μ0 इनक्लोज। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों के लिए निकालें, क्या दोनों का सम हो जाएगा, सो दैट विल गिव द B इंटू L, BL और BL, तो दैट इज 2BL। अगर लेटर से भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का छोड़ दें, दैट इज 2BL इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज, या B विल बी इक्वल टू दैट इज इफ यू सी, तो 2BL इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज। I इनक्लोज कितना होगा, कितना करंट इनक्लोज होगा लूप में, दैट इज ऑब्वियसली सरफेस करंट डेंसिटी दिया है, तो दिस सरफेस करंट दैट इज गिवन। सरफेस करंट की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। दैट मीन्स हम लोग अगर टोटल करंट निकालें तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, दैट इज K इंटू द लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो दिस विल बी द टोटल करंट, सो आई इनक्लोज विल बी इक्वल टू K इंटू L। तो क्या मिल जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो 2BL इज इक्वल टू देन क्या हो जाएगा μ0 K इंटू L, तो L विल बी कैंसिल आउट, तो B विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सो दैट विल गिव B इज इक्वल टू μ0/2 इंटू K। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अगर इसको और डिटेल में लिखें डायरेक्शन वाइज, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अपर केस इट विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड लोअर केस इट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेदर इट इज इन अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, दैट विल बी μ0/2 इंटू K, यही होगा। तो अगर इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, सो दैट इज इफ Z इज लेस देन 0, दैट मीन्स इन लोअर डायरेक्शन इफ यू आर गोइंग, if you are calculating for the lower side of the sheet, so this B will be equal to μ0/2 K y unit vector obviously, and then for upper if Z is equal to greater than 0 means above the sheet, that will be equal to minus μ0/2 into K into the y direction। एक मैग्नेटिक फील्ड
वाई डायरेक्शन में होगा, एक वाई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा ऑब्वियसली। अगर लोअर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बी और डी एल इसी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन में जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस केस के लिए डी एल इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस वाई यूनिट वेक्टर जाएगा। ठीक है, तो वो हमने प्रिसाइजली लिख दिया। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस करंट इफ करंट इज फ्लोइंग ऑन द प्लेन शीट ऑफ ए सरफेस चार्ज, सरफेस करंट। ठीक है, तो नोटिस दैट फील्ड इज, अगर यहाँ पे देखें तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे प्लेन से कितने डिस्टेंस पे आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके इंडिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा केस हम लोग कहाँ पे, वहाँ पे हम अगर आप याद करें तो हम लोगों ने ऐसा केस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी कैलकुलेट किया था। वहाँ पे भी अगर एक प्लेन शीट ऑफ है तो हमने लिख के देखा था, वहाँ पे सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन 0 आया था। ठीक है, सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन 0 एंड दैट वाज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ द surface charge। It means this problem in case of magnetic, it means मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों एक दूसरे के एनालॉजी और पैरेलल चल रहे हैं। तो ये हमने आपको 2 प्रॉब्लम और सॉल्व कराए आज एम्पियर्स लॉ यूज करते हुए कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंकिंग यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, so that is again very important topic and I will give the very important concept of vector potential. So be ready for next lecture. Thanking you very much for listening. Stay at home, stay safe.